तुम पुराने बैच में थे ना शुरू में? बी लॉ में थे, हाँ सर। सोबान, ठीक है। थोड़े थोड़े करके याद करते हैं, मैं भूल जाऊंगा। रोजा लग रहा है पहले ही। तबीयत खराब है यार। चलें जी। भाई ऑनलाइन वालों, तुम्हारे शक्लें याद करनी पड़ेंगी, नाम तो तुम्हारे आ रहे हैं। अच्छा जी। सर पहले चैप्टर में हमारे पास 5 टॉपिक्स थे, ठीक है जी। पहला टॉपिक जो हमारा था, डेफिनेशन एंड फीचर्स ऑफ द कंपनी, हम पिछली क्लास में खत्म कर चुके थे। सही है, तो किसी की पिछली क्लास मिस हो गई है तो उसको क्या वो लेनी चाहिए? लेने से पहले नहीं, जरूरी नहीं है, दोनों लिंक नहीं है, ठीक है। अच्छा, दूसरा टॉपिक, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स, मोड्स एंड मेंबर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। शुरू करते हैं। सर इस टॉपिक के अंदर हमारे पास कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं? सबसे पहली चीज, जो काम की चीज है, टाइप्स ऑफ कंपनी, कि कितनी तरह की टाइप्स होती हैं। आज की क्लास में हमारा यही चलेगा पास पेपर्स के साथ, ठीक है। थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, क्योंकि हम इसमें 3-4 पास पेपर करेंगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। फिर हमारे पास है मोड्स ऑफ फॉर्मिंग अ कंपनी, कि कंपनी अगर हम फॉर्म करें तो किस किस मोड में कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास मेंबर्स, इंट्रोडक्टरी क्लास में हमने पढ़ा था कि भाई मेंबर्स और शेयर होल्डर्स। फिर मैंने कहा था कि भाई मेंबर्स एक ब्रॉडर टर्म है जो आगे जाके हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ कंपनी से अगर हम शुरू करें, कायनात बाजी, कौन कौन सी टाइप्स होती हैं कंपनी की? पढ़ा हो बचपन में कभी, कोई आइडिया हो? लिमिटेड, अनलिमिटेड, ठीक है। प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, बिल्कुल सही है। बिल्कुल तुम लोग सही कह रहे हो। अगर मैं ब्रॉडली बात करूं, ठीक है, अगर मैं ब्रॉडली बात करूं ना, तो आपके कोर्स में उसने एक डाला, टाइप्स अकॉर्डिंग टू द मेंबर्स लायबिलिटी, कि कंपनी की टाइप बता दो मेंबर्स की लायबिलिटी के हिसाब से। फिर कहता है टाइप्स बाय स्टेटस, ठीक है। और ये तीसरी टाइप्स जो है अदर्स, ये मैंने खुद बनाई है, बुक में नहीं है, ठीक है। मैंने किया क्या, एक पेज पे लाने के लिए इस टॉपिक्स को, मैंने एक आपकी बुक में बताई गई है टाइप्स अकॉर्डिंग टू लाइबिलिटी, टाइप्स बाय स्टेटस। फिर कुछ डिफरेंट डेफिनेशंस उसने बताई, फॉरेन कंपनी, होल्डिंग, सब्सिडरी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, उन सबको यहाँ डाल दिया, ताकि जब हम पढ़ें तो एक पेज पे हो सारा। अच्छा, टाइप्स अकॉर्डिंग टू लाइबिलिटी, ठीक है। अब होता क्या है, जो कंपनी यहाँ होगी ना, वो यहाँ भी हो सकती है। सही है, कंपनी सेम होगी, कैटेगरी डिफरेंट है। जैसे इस क्लास में मैं बोल दूं कि भाई इतने लड़कियां हैं, इतने लड़के हैं, ठीक है, यहाँ तो मैं टोटल बोल दूं। लेकिन अगर मैं कोई और कैटेगरी कर दूं, मैं ग्रेड वाइज कैटेगरी कर लूं, मैं इस तरह कैटेगराइज कर लूं कि कोई बच्चे FAR 1 के साथ कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं, ठीक है। कैटेगरी कोई भी हो सकती है, स्टूडेंट्स वही है, ठीक है। इसी तरह कंपनी वही है, उसको कैटेगराइज कर रहा है, ठीक है। पहले बोल रहा है टाइप्स अकॉर्डिंग टू मेंबर्स लाइबिलिटी, ठीक है। वो क्या होगी, एक लिमिटेड बाय शेयर्स होती है। पहली क्लास से अगर मैं हिंट दूं कि मेंबर्स की लाइबिलिटी उतनी होती है जितनी उसके शेयर्स होते हैं, या अनपेड शेयर्स की अमाउंट होती है, याद आ रहा है। इसी तरह लिमिटेड बाय गारंटी, सिर्फ उतनी लाइबिलिटी होगी जितनी उसने गारंटी की होगी। फिर हमारे पास आ जाता है अनलिमिटेड कंपनी, यहाँ किसी ने बोला था, ठीक है। इसके अंदर मेंबर्स की लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, सही है। फिर फिर कहता है ये हो सकती है विद शेयर कैपिटल, SC का मतलब स्नैपचैट नहीं है भाई, यहाँ पे शेयर कैपिटल है, ठीक है। तो विद शेयर कैपिटल भी हो सकता है, विदाउट शेयर कैपिटल भी हो सकता है, और ये इन दोनों के साथ है, गारंटी वाले के साथ भी है, अनलिमिटेड के साथ भी है, ठीक है। फिर टाइप्स बाय स्टेटस, टाइप्स बाय स्टेटस में एक सिंगल मेंबर कंपनी होती है। भाई ये वो कंपनी होती है, एक ही बंदा होता है, सब कुछ वही चला रहा होता है, ठीक है। फिर मेरे पास स्टेटस के हिसाब से एक प्राइवेट कंपनी होती है, प्राइवेट लिमिटेड, अदर देन SMC, इसको मैं SMC बोल देता हूँ, सिंगल मेंबर कंपनी, ठीक है। फिर मेरे पास टाइप्स बाय स्टेटस में एक और कंपनी आ जाती है सर, उसको मैं कहता हूँ पब्लिक कंपनी, ठीक है। अब पब्लिक कंपनी अगेन मेरे पास लिस्टेड भी हो सकती है और अनलिस्टेड भी हो सकती है। इसमें फर्क क्या होगा, इसके शेयर्स जो है ट्रेड हो रहे होते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे,
ठीक है। फिर इस टॉपिक के अंदर जो रिमेनिंग चीजें थी वो मैंने डाल दी अदर टाइप्स में। इसके अंदर हमारे पास आ जाएगी फॉरेन कंपनी, ठीक है, फॉरेन कंपनी आ गई, पब्लिक सेक्टर कंपनी आ गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ठीक है, पेपर में आएगी तो ये 5 नंबर तक की आ सकती है। फिर मेरे पास होल्डिंग कंपनी है, सही है जी, और मेरे पास सब्सिडरी कंपनी है, ठीक है। मैं डेफिनेशंस की बात कर रहा था, हमने एक अभी बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन पढ़ी थी, ठीक है, लास्ट अटेम्प्ट का पेपर मैंने आज देखा है, उसके अंदर वो 6 नंबर की डेफिनेशन उसने लास्ट अटेम्प्ट के पेपर में पूछी है, सही है। उसमें 4 नंबर बॉडी कॉर्पोरेट के थे और 2 नंबर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन पूछी थी, वो हम आगे पढ़ेंगे, सही है। तो उसका पैटर्न अगर मैं एनालाइज करूँ ना, तो हर अटेम्प्ट में वो 5 से 6 7 नंबर ऐसे रख रहा है सीधे कोई ना कोई डेफिनेशन देने के, सही है। तो इसको हमें ग्रिप करके जानिए। मुझे लग रहा है ये पब्लिक सेक्टर की डेफिनेशन ऐसी है जो पूछ नहीं रहा उसको पूछनी चाहिए, ठीक है, 5 नंबर तक की आ सकती है। अच्छा जी, शुरू किससे करें? टाइप्स बाय स्टेटस से शुरू करते हैं, सही है, टाइप्स बाय स्टेटस। अच्छा, एक यहाँ पे एक और चीज रह गई, होली ओन्ड सब्सिडरी, ठीक है। यहाँ पे 50% से ज्यादा होते हैं तो सब्सिडरी होती है, 100% शेयर पेरेंट कंपनी ओन कर रही होती है तो होली ओन्ड सब्सिडरी बन जाती है वो कंपनी, ठीक है। अभी इसको डिटेल में पढ़ते हैं। टाइप्स बाय स्टेटस भाई, पहली कंपनी मेरे पास सिंगल मेंबर कंपनी। सिंगल मेंबर कंपनी कौन सी होती है? मींस अ कंपनी, सही है जी, विच हैज ओनली 1 मेंबर, ठीक है। अब डायरेक्टर भी वही बंदा होगा, ठीक है, सारी डिसीजन मेकिंग उसी के पास होगी, लेकिन इसका हरगिज मकसद नहीं है कि एम्प्लॉय ज्यादा हो सकते हैं। भाई सिंगल मेंबर कंपनी कोई देखी है किसी ने कभी? खाड़ी, ठीक है, एक खातून की कंपनी है, लाखों हजारों एम्प्लॉयज हैं उनके पास, लेकिन ओनर एक, डायरेक्टर एक, हर चीज वो एक खातून चला रही है, ठीक है। तो भाई सिंगल मेंबर कंपनी क्या होती है? सिंगल मेंबर कंपनी वो होती है जिसमें सिर्फ एक ही बंदा होता है जो सारी डिसीजन मेकिंग कर रहा होता है, वही डायरेक्टर होता है, उसी के फैसले चल रहे होते हैं। तो ये लॉ कहता है कि भाई जब भी तुम सिंगल मेंबर कंपनी का नाम लिखो ना, तो उसके साथ ब्रैकेट में एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड लिख देना, ठीक है। सेकंड चैप्टर में मेमोरेंडम पढ़ेंगे, उसमें नेम क्लॉज होती है, उसके अंदर ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, इसको पेरेंथेसिस कहते हैं लॉ की जबान में। लॉ कहता है कि जब भी तुम एसएमसी कंपनी हो अगर, तो नाम के साथ क्या लिखोगे? एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड। होती ये भी प्राइवेट लिमिटेड है, लेकिन नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड से फर्क इसमें यह है कि इसमें सिर्फ सिंगल मेंबर होता है, ठीक है जी। आगे बढ़ जाए। सोल प्रोप्राइटर देखो लॉ के हिसाब से नहीं चलती, वो कंपनी नहीं है, वो एक ठेला खोल दूं मैं, गली में कोका खोल दूं, सोल प्रोप्राइटर है, सही है, एक दुकान खोल लूं मैं। हाँ, अगर कंपनी खोलनी है तो वो सिंगल मेंबर कंपनी होगी, सही है। एक सोल प्रोप्राइटर बिजनेस है ना, उसके अंदर एसएमसी कंपनी भी आ जाएगी, और वो दूसरी जो अदर देन कंपनी वाली चीज है ना वो भी आ जाएगी, वो एक ब्रॉडर कैटेगरी है, ठीक है। लेकिन कंपनी लॉ के अंदर सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है? एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। वो जो हमने बचपन में सोल प्रोप्राइटर पढ़ा था वो कंपनी नहीं थी, वो एक बिजनेस था, ठीक है। अब बिजनेस अदर देन कंपनी भी हो सकता है, सही है, जैसे गली की दुकान और इधर उधर जो भी एक बंदा चला रहा है वो सोल प्रोप्राइटरशिप है, ठीक है। अच्छा भाई, प्राइवेट कंपनी अदर देन एसएमसी, ठीक है। अब ये कह रहा है अदर देन एसएमसी मतलब एक से ज्यादा, ठीक है। प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन बोलता है, प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी विच बाइट्स आर्टिकल्स। ये उस दिन हमने एक टर्म पढ़ी थी फीचर्स में, हमने कहा था कंपनी के बाय लॉज होते हैं, ठीक है। तो ये कहता है प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है जो अपने आर्टिकल्स के हिसाब से क्या कर दे? रिस्ट्रिक्ट कर दे राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स, सही है, रिस्ट्रिक्ट कर दे राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स। भाई अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं हो तो पब्लिक कंपनी और इसमें क्या फर्क रह गया, ठीक है। लेकिन एक बात, यहाँ पे लफ्ज है रिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है, प्रोहिबिट्स नहीं है। लॉ में जहां जहां लफ्ज रिस्ट्रिक्ट होगा मतलब मना तो है, लेकिन कुछ चीजें करोगे तो अलाउ हो जाएगा, ठीक है। कुछ कंडीशन पूरी कर लोगे, कुछ प्रोसीजर्स कर लोगे, तो लॉ तुम्हें अलाउ कर देगा, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शन एक अलग बात, प्रोहिबिशन एक अलग बात। प्रोहिबिशन है तो फिर बस नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगेन कहता है कि आर्टिकल क्या कर रहा हो?
रिस्ट्रिक्ट कर रहा हो राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स और लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर टू 50। मतलब कहता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो होंगे वो 50 होंगे, 50 से ज्यादा नहीं हो सकते। लेकिन एक और बात, एम्प्लॉइज अलग, मेंबर्स अलग, ठीक है। तो कहता है डोंट कंसीडर्स एम्प्लॉइज व्हाइल काउंटिंग द मेंबर्स, ठीक है। जब आप मेंबर्स काउंट कर रहे हो तो एम्प्लॉइज को नहीं गिनना। एम्प्लॉइज तो हजारों हो सकते हैं, 1500 भी हो सकते हैं, ठीक है। बड़ी बड़ी प्राइवेट लिमिटेड टेक्सटाइल मिल्स हैं, हजारों लोग काम करते हैं, ठीक है। लेकिन मेंबर्स 50 से ऊपर नहीं हो सकते। मेंबर एम्प्लॉइज हो सकते हैं, ठीक है। अब एक मेंबर है, वो वहां पे काम भी कर रहा है, ठीक है, तब आप उसको गिनोगे। लेकिन अगर वो सिर्फ एम्प्लॉई है तो वो मेंबर नहीं है। मेंबर की डेफिनेशन आएगी ना, ठीक है। एक एक काम, एक चीज हम मेंबर बनने की कंडीशन पढ़ चुके हैं कि शेयर खरीद लो मेंबर बन जाओगे, ठीक है। अब एम्प्लॉइज तो अलग है। अगर मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ दैट डजंट मीन कि मैं उसका मेंबर हूँ, मैं ओनर तो नहीं हूँ ना उधर का, ठीक है। तो कहता है उसको नहीं गिनना, सही है। वो तो आपके बेहाफ पे काम कर रहा है, आपकी कंपनी में काम कर रहा है। देखो अगेन वही बात हो गई। अब डायरेक्टर भी हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक एग्जीक्यूटिव होता है, नॉन एग्जीक्यूटिव होता है। उसके लिए भी मेंबर होना पड़ता है, ठीक है। अब मेंबर कैसे बन सकते हैं, शेयर खरीद लो, इसीलिए डायरेक्टर भी शेयर खरीदता है, ठीक है। तो अगेन मैं ये रिपीट कर रहा हूँ कि इसी इसी टॉपिक के आखिरी कॉन्सेप्ट है मेंबर्स, उसके अंदर फिर इस चीज को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, सही है। तो प्राइवेट कंपनी कौन सी कंपनी होती है जो अपने बाय लॉज आर्टिकल्स के हिसाब से क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर दे राइट टू ट्रांसफर द शेयर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ 50 नहीं हो सकते, ठीक है। आखिरी चीज क्या करते हैं, प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर द शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। शेयर्स क्या होते हैं ये हमें पता है, डिबेंचर्स हमें पता है, ठीक है। डेट सिक्योरिटीज होती हैं, वो इक्विटी सिक्योरिटीज होती हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन। जैसे एक पब्लिक कंपनी होती है, उसका एक प्रोस्पेक्टस होता है। पब्लिक कंपनी प्रोस्पेक्टस देती है कि भाई हम शेयर्स इशू करने जा रहे हैं, हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो, अगले 5 साल में हम यहाँ से यहाँ हो जाएंगे, हमारे शेयर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। मतलब खुद को प्रमोट करी होती है। जैसे भाई अगर आप कॉलेजेस में जाते हो तो उनका एक मिलता है ना प्रोस्पेक्टस टाइप, सही है, कि हम यहाँ क्यों पढ़ो, इधर की फैकल्टी और सारी चीजें खुद को बेच रहे होते हैं, ठीक है। जनरल पब्लिक को इनवाइट कर सकते हैं प्रोस्पेक्टस के थ्रू कि आओ हमारी कंपनी में शेयर खरीदो। तो लॉ कहता है कि भाई पब्लिक कंपनी तो ये कर सकती है, लेकिन प्राइवेट कंपनी में क्या है, प्रोहिबिशन है। मतलब बिल्कुल भी अलाउड नहीं है कि जनरल पब्लिक से पैसा रेज कर सके इन्विटेशन देके, ठीक है। तो अगेन तीन चीजें हो जाएंगी तो वो प्राइवेट कंपनी है। एक तो राइट राइट टू ट्रांसफर में क्या हो, रिस्ट्रिक्शन हो, लिमिट द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स टू 50, 50 से ऊपर नहीं हो सकते, ठीक है। और प्रोहिबिशन होगी इनविटेशन के लिए, सही, जनरल पब्लिक को इनवाइट करने के लिए। प्राइवेट इन्वेस्टर लाएंगे ना, प्राइवेट इन्वेस्टर आते हैं, यही तो, जब भी तो प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। प्राइवेट कंपनी बिकती है या खरीदी जाती है ना, किसी को पता भी नहीं होता, क्यों, जनरल पब्लिक का पैसा एक तो है नहीं, ठीक है। प्राइवेट कंपनी के बोर्ड में वही लोग होते हैं जो इन्वेस्टर्स होते हैं। नॉर्मली प्राइवेट कंपनीज होती कैसे हैं कि भाई मैं हूँ, पूरा जो है 3-4 भाई हैं, ठीक है, उन्होंने मिलकर कंपनी खोली हुई है, दोस्तों ने मिलकर कंपनी खोली हुई है। तो एक रिस्ट्रिक्टेड सर्कल होता है जहां से इन्वेस्टमेंट आती है, ठीक है। अगर उनको और मेंबर चाहिए, वो वहीं से अपनी प्राइवेट सोर्सेज के थ्रू इन्वेस्टर लाएंगे और उसको ऐड करेंगे, ठीक है। प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकते। प्रोस्पेक्टस मींस के न्यूज़पेपर में दिया जाता है कि भाई आओ, हमें शेयर्स की, हमारे शेयर्स खरीदो, हमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, आपको इतना रिटर्न मिलेगा, ये चीजें नहीं कर सकते, ठीक है। बात क्लियर है। अच्छा जी, एक और डब्बा आ रहा है अभी, आखिरी, प्रोवाइडेड दैट where two or more persons hold one or more shares in a company jointly, ठीक है, they shall for the purpose of this definition be treated as a single member, सही है। एक तो हमने कही कि एम्प्लॉइज को कंसिडर नहीं करना, और दूसरी चीज के भाई हसनैन और मैंने जाके ना इन्वेस्टमेंट कर ली, ठीक है। अब कंपनी की नजर में कोई एक ही नाम जाएगा, या तो मेरा या तो उसका।
ठीक है, भले हम दोनों ने आपस में पैसे जोड़े और वहां डाले, ठीक है, लेकिन वो हम में से किसी एक को कंसीडर करेंगे, सही है, दो को नहीं कर सकते। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है कि वो कहता है कि अगर दो बंदे जॉइंटली शेयर्स होल्ड कर रहे हैं, ठीक है, तो वो एक मेंबर गिना जाएगा, ठीक है, एक मेंबर गिना जाएगा, दो मेंबर नहीं गिने जाएंगे। क्लियर है भाई? नहीं अब्दुल्ला, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स ट्रेड नहीं होते, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि प्राइवेट कंपनी बिक नहीं सकती, ठीक है, बेची भी जाती है। इसलिए उसने कहा ना, उसने कहा रिस्ट्रिक्ट, मतलब अगर आप बेचना चाह रहे हो अपने शेयर्स, ठीक है, तो आपको कुछ प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे कंपनी बेचने के, ठीक है, वो आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, अगर वो आप चीजें कर लोगे तो आप बेच सकते हो। इसलिए उसने रिस्ट्रिक्ट का वर्ड लगाया है, ताकि जनरली ट्रेड नहीं कर सकते, लेकिन आपको वन ऑफ ट्रांजेक्शन करनी है तो अलाउड है, ठीक है। बात क्लियर है? क्लियर है हम लोग? अच्छा जी, जो अभी हमारे अभी आए हैं उनके लिए मैं रिपीट कर दूं, टाइप्स ऑफ कंपनीज हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। टाइप्स में हमने मेजरली तीन कैटेगरीज में किया, उसको डिवाइड हमने कहा टाइप्स बाय लायबिलिटी, टाइप्स बाय स्टेटस एंड अदर टाइप्स। तो टाइप्स बाय स्टेटस हमने शुरू किया है। स्टेटस में पहली टाइप हमने पढ़ी सिंगल मेंबर कंपनी, वो होती है कि जिसमें एक ही मेंबर होता है, ठीक है, सारी चीजें सारी डिसीजन मेकिंग वही कर रहा होता है। फिर हम आ गए अपनी दूसरी टाइप्स बाय स्टेटस में, दूसरी चीज पे प्राइवेट कंपनी पे। प्राइवेट कंपनी हमने कहा कौन सी होती है, जो अपने आर्टिकल्स में क्या कर दे, रिस्ट्रिक्ट कर दे राइट टू ट्रांसफर शेयर्स, लिमिट कर दे नंबर, ठीक है, मैक्सिमम नंबर 50 हो सकते हैं, लेकिन उसके अंदर एम्प्लॉयज नहीं गिनना, और अगर दो लोग मिलके शेयर ले रहे हैं तो उसको एक मेंबर गिना जाएगा, दो नहीं गिना जाएगा, ठीक है। और प्रोहिबिट्स कर दे इनविटेशन, जनरल पब्लिक को आप जो है अपने शेयर्स नहीं बेच सकते, ठीक है जी। क्लियर है यहाँ तक? एग्जाम्पल्स अगर आपने नाम सुना हो प्राइवेट कंपनी का, बैरेट हॉटसन, इसकी यूनिवर्सिटी भी है अगर किसी ने सुना हो, ठीक है। तो बेसिकली वो क्या है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उस कंपनी की एक ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट के तहत वो यूनिवर्सिटी चलती थी, जिसका नाम अभी चेंज हो गया है, ठीक है। फिर मेरे पास एक फार्माटेक प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, बहुत सारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है, यूनिस टेक्सटाइल वगैरह, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि भाई ट्रांसफर नहीं कर सकते शेयर्स, मैक्सिमम 50 नंबर्स, और इन्विटेशन नहीं कर सकते जनरल पब्लिक को। सही है जी, आगे बढ़े, पब्लिक कंपनी पे आ जाए। बहुत ही खूबसूरत डेफिनेशन है पब्लिक कंपनी की। लॉ कहता है कि भाई पब्लिक कंपनी मींस अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। सही है, तो वो कहता है कि पब्लिक कंपनी वो है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। सही है, तो भाई लॉ की एक खूबसूरत चीज ये है, एक खूबसूरत चीज ये है कि वो लंबी नहीं करता हर जगह। सही है, अभी उसने हमें बता दिया प्राइवेट कंपनी क्या होती है ना, आगे चल के वो कह रहा है, ठीक है, आगे चल के कह रहा है पब्लिक कंपनी वो है जो प्राइवेट नहीं है। दैट मीन्स कि वो जो तीन रिस्ट्रिक्शन वहां उसने बताई थी ना, अगर वो किसी कंपनी पे नहीं लगती, सही है, इधर नहीं लगती, तो वो क्या हो जाएगी? सही है, कौन सी थी तीन कंडीशन? नो रिस्ट्रिक्शन ऑन शेयर ट्रांसफर, ठीक है, पब्लिक कंपनी के शेयर डेली बेसिस पे ट्रांसफर होते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नो मैक्सिमम 50 बंदों की लिमिट, ठीक है, और मेरे पास नो प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट, मतलब प्रोस्पेक्टस इशू कर सकता हूँ, ठीक है, पब्लिक कंपनी न्यूज़पेपर में भी दे सकती है, अपनी वेबसाइट पे लगाती है कि भाई आओ हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो, ठीक है। अगर ये तीन कंडीशंस जो प्राइवेट कंपनी की थी, ठीक है, वो नहीं होंगी तो वो क्या बन जाएगी? पब्लिक कंपनी बन जाएगी। इसलिए उसने सिर्फ एक लाइन की डेफिनेशन दी, मींस अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। सही है जी, आगे बढ़ जाए। अच्छा, पब्लिक कंपनी मेरे पास लिस्टेड भी हो सकती है, पब्लिक कंपनी मेरे पास अनलिस्टेड भी हो सकती है। लिस्टेड पब्लिक कंपनी कौन सी होती है? मींस अ पब्लिक कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट क्यों कह रहा है? हमने कहा था इसके अंदर दूसरी चीजें भी आ जाएंगी, फॉरेन कंपनी भी आ सकती है, ठीक है, और एनी अदर सिक्योरिटीज whose securities are listed on सिक्योरिटीज एक्सचेंज, मतलब जिसके शेयर्स ट्रेड होते हैं, वो मेरे पास एक लिस्टेड कंपनी है। सही है भाई, ऑनलाइन वालों चिल्लाना पड़ रहा है यार, रोजा लग रहा है, गला खुश्क हो गया।
अनलिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी मेरे पास वो कंपनी होती है, सही है, अ पब्लिक कंपनी हुज सिक्योरिटीज आर नॉट ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, सही है। तो भाई पब्लिक कंपनी वो कंपनी है जो प्राइवेट नहीं है, और ये लिस्टेड भी हो सकती है, अनलिस्टेड भी हो सकती है, ठीक है। लिस्टेड पब्लिक कंपनीज तो बहुत देखी होंगी आपने, सही है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज पे जिसके शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं, इंडस मोटर्स, पार्क सुजुकी और यूनिलीवर पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है। एक टाइम तक यूनिलीवर वाज अ लिस्टेड कंपनी, लेकिन उसने अपने शेयर्स बायबैक कर लिए, यूनिलीवर इज नाउ अ पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी, ठीक है। रियोन एनर्जी है, एक पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है जो सोलर लगाती है, ठीक है। जनरल टायर, ठीक है, गाड़ियों में जो टायर लगते हैं जनरल के, अब इसका नाम चेंज हो गया है, गंधारा टायर्स हो गया है, वो एक पब्लिक कंपनी है। अगेन यूनिलीवर्स जो है मेरे पास पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है, इसमें रियोन एनर्जी डाल दो। एग्जाम में वो आपसे एग्जाम्पल नहीं मांगेगा, अगर डेफिनेशन आएगी तो सीधी सीधी डेफिनेशन आ जाएगी, सही है जी। टाइप्स बाय स्टेटस में किसी को कोई सवाल, परेशानी, मसला? तुम परेशान लग रहे हो शोभान, रोजा लग रहा है? मुझे भी लग रहा है, बता दे, शर्म की क्या बात है, बहुत भूख लग रही है आज, सही है जी। टाइप्स अकॉर्डिंग टू मेंबर्स लायबिलिटी, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, मेंबर्स की लायबिलिटी के हिसाब से कौन कौन सी टाइप्स होती हैं कंपनी की। एक है मेरे पास लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय शेयर्स। अब खुद सोचो इसमें लायबिलिटी क्या होगी। लॉ कहता है कि भाई लिमिटेड बाय शेयर्स में कंपनी की जो लायबिलिटी होगी, कंपनी की जो लायबिलिटी होगी वो क्या होगी? हाँ भाई, बिल्कुल, हैविंग द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स limited by the memorandum to the extent of amount if any remaining unpaid on the shares respectively held by them। आकाश भाई वाली एग्जांपल याद आ रही है पिछली क्लास में? 10 रुपए का शेयर दिया था, 7.5 रुपए उन्होंने पे किए थे, 2.5 रुपए आकाश भाई से हमें लेने थे, ठीक है। तो उनकी लायबिलिटी कितनी थी? लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ अनपेड, ठीक है। कहता है इफ एनी, मतलब अगर कोई अनपेड अमाउंट है आपके ऊपर, तो सिर्फ आपकी लायबिलिटी उतनी अमाउंट तक लिमिटेड है, उससे ऊपर आपको पे नहीं करना, सही है जी। फिर मेरे पास सर एक टाइप आती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें मेरे पास शेयर्स नहीं है, शेयर्स नहीं है तो अब मैं क्या करूंगा, मेरी लायबिलिटी क्या होगी? सर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो उस दिन थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था, इसके अंदर एक क्लॉज होती है कंट्रीब्यूशन क्लॉज, ठीक है। ये एक मखसूस टाइप ऑफ कंपनीज में ही लगती है ये वाली क्लॉज, जैसे लिमिटेड बाय गारंटी। उसमें क्या करते हैं मेंबर्स, उसमें मेंबर्स लिख के देते हैं कि भाई जब कंपनी वाइंड अप होगी, बुरा वक्त होगा, तो मैं इतने इतने पैसे देने की गारंटी करता हूँ, सही है। तो इस टाइप ऑफ कंपनी में होता क्या है, इस टाइप ऑफ कंपनी में होता ये है कि मेंबर्स की लायबिलिटी सिर्फ उस अमाउंट तक की होती है कि जितने उसने गारंटी किए थे, सही है, जितने उसने इनिशियल गारंटी किए थे। नहीं, नहीं, मोस्टली जो कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी होती हैं वो एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट्स होती हैं, सही है, सिर्फ सवाब के लिए बनती हैं, उसमें कोई प्रॉफिट नहीं मिलता, ठीक है, सिर्फ सवाब मिलता है। बिल्कुल, वाउच्ड अमाउंट एनपीओ ऐसा ही है, एहसन शमसी, लेकिन कंपनी लॉ इसको, हाँ ठीक है, वाइंड अप होगी तो पैसे मांगेगी कंपनी, वाइंड अप क्यों होगी, जाहिर सी बात है मुसीबतें आई हुई होंगी, तो मेंबर्स को जाके बोलेंगे भाई आपने कहा था कि मैं तुम्हें इतने इतने पैसे दूंगा, लाए अब दे, तो वो लायबल होंगे देने के, ठीक है, वो लायबल होंगे। इस केस में कितना लायबल होंगे, शेयर्स की अमाउंट अनपेड है तो लायबल होंगे, वरना नहीं होंगे। इस केस में कहता है हैविंग द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम टू सच अमाउंट as the members may respectively thereby undertake to contribute to the assets of the company in the events of its being wound up, ठीक है। कहता है जब कंपनी बंद हो रही होगी तो जितनी अमाउंट उन्होंने हमें गारंटी की थी वही अमाउंट देंगे। अगेन इसके अंदर फिर मेरे पास दो कंडीशंस आती हैं, ठीक है। एक मेरे पास होगी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, कंपनी का शेयर कैपिटल नहीं है, ठीक है, कंपनी में शेयर्स नहीं है।
जैसे अगर एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट होती है, आपने कोई देखी हो, आगा खान जो है एक एनपीओ है, ठीक है, उसका शेयर कैपिटल नहीं है। इसके अलावा आगा खान हेल्थ हो गई, आगा खान एजुकेशन हो गई, वाइटल पाकिस्तान ट्रस्ट हो गई, और कौन सी है, नहीं मैं वो बता रहा हूँ जो मैंने ऑडिट किए हुए हैं जिनके, और के कौन से किए, द सिटीजन फाउंडेशन, तो ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी एनजीओ में से एक आती है, वो एक एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट है, ठीक है, और नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है, सही है जी। तो the liability of members of the company limited by guarantee not having share capital is restricted to the amount of guarantee, सही है जी। तो ये वही बात कर रहा है, ठीक है, वही बात कर रहा है कि नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है तो जो गारंटी की अमाउंट दी हुई है वही मिलेगी। व्हाट इफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल है, अब क्या करेंगे कि लिमिटेड बाय गारंटी भी है लेकिन हैविंग शेयर कैपिटल है, तो लायबिलिटी क्या होगी, दिमाग लगाओ। सिंपल सा जवाब है, दिस प्लस दिस कर दो, दिस प्लस दिस, सही है। कि एक तो हैविंग शेयर कैपिटल है, हैविंग शेयर कैपिटल तो अनपेड अमाउंट अगर कोई है तो वो देगा, ठीक है, और लिमिटेड बाय गारंटी है, दैट मींस कि जो उसने अमाउंट गारंटी की थी वो भी देगा। तो ये वाली कैटेगरी की लायबिलिटी और ये वाली कैटेगरी की लायबिलिटी क्लब हो जाएगी, मर्ज हो जाएंगी, तो मेरे पास हो जाएगी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल। द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी having share capital is restricted to the amount of guarantee as mentioned in the memorandum in addition to unpaid amount of shares if any, ठीक है। तो कहता है unpaid amount of shares और limited by guarantee वाली जो गारंटी की अमाउंट है वो दोनों उसकी लाइबिलिटी हो जाएंगी, सही है भाई। यहां तक किसी का कोई सवाल, क्लियर है हम लोग। आखिरी मेरे पास कैटेगरी आ जाती है इसके अंदर टाइप्स अकॉर्डिंग टू द मेंबर्स लायबिलिटी में, अनलिमिटेड कंपनी, ठीक है। अब अनलिमिटेड कंपनी के अंदर नाम से ही जाहिर है कि मेंबर्स की लायबिलिटी कितनी होगी, अनलिमिटेड होगी, ठीक है। जैसे पार्टनरशिप में होता है, पार्टनरशिप बिजनेस में क्या होता है कि भाई घर से लाओ, कुछ भी करो, खुद को बेच दो, पैसे देने, ठीक है। तो कंपनीज कंपनीज एक्ट के अंदर ना एक सेक्शन है, ठीक है, सेक्शन 9, वो कहता है कि भाई जब तुम्हारे बिजनेस के मेंबर, सही है, 20 से ऊपर हो जाए, ठीक है, तो तुम क्या करना, कंपनी फॉर्म कर देना, अब तुम पार्टनरशिप नहीं रह सकते, ठीक है। तो क्या करते हैं वो लोग फिर, अब उनको नेचर वही चाहिए होती है तो अनलिमिटेड कंपनी खोल ली, ठीक है। भाई प्रैक्टिकली ये एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है, प्रैक्टिकली बहुत रेयर है, क्योंकि खुद सोचो कि कोई अगर कंपनी खोल रहा है, सही है, अगर कोई कंपनी खोल रहा है तो सबसे बड़ा बेनिफिट कंपनी खोलने का होता ही ये है कि मैं लिमिटेड लायबिलिटी एंजॉय करूं, ठीक है, मेरी लायबिलिटी लिमिटेड हो, कि ये है कि इन्वेस्टमेंट में सिर्फ वही इन्वेस्टमेंट डूबे, घर से पैसे न लाने पड़े। तो मतलब क्या पड़ी है कि वो अनलिमिटेड कंपनी खोलेगा, ठीक है, तो इसलिए वेरी वेरी रेयर टू एग्जिस्ट है ये। हाँ, मैंने नहीं देखी, शायद कोई एक आध वो, मतलब मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने अनलिमिटेड कंपनी देखी हो, सही है जी। मीन्स अ कंपनी नॉट हैविंग एनी लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स, ठीक है जी, कि कोई लायबिलिटी के ऊपर लिमिट नहीं होती। यार एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन शायद साउथ एशिया पाकिस्तान टर्मिनल एसएपीटी एक कंपनी है, ठीक है, जो शिपिंग कंपनी है, वो शायद अनलिमिटेड कंपनी है, मैं रीचेक करके बताऊंगा, लेकिन वो एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, ठीक है। ये होगा मेमोरेंडम के अंदर होता है, मेमोरेंडम के अंदर एक लाइबिलिटी क्लॉज होती है, ठीक है, उसमें लिखा जाता है कि उसके अंदर एक होती है नेम क्लॉज, ठीक है, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, मतलब उस सारी चीजें उसमें डिटेल में होती हैं, शेयर कैपिटल क्लॉज, कंट्रीब्यूशन क्लॉज, सेकंड चैप्टर है ही मेमोरेंडम का, तो सारी क्लॉजेस हैं उसके अंदर, ठीक है जी। भाई यहाँ तक किसी का कोई सवाल है, क्लियर है हम। गारंटी की अमाउंट कम हो, पेड शेयर कैपिटल, हाँ दोनों का आपस में इस चीज का लिंक नहीं है, गारंटी की अमाउंट वो है, देखो दो अलग अलग क्लॉजेज हैं, सही है।
एक मेरे पास मेमोरेंडम में क्लॉज होती है कंट्रीब्यूशन क्लॉज, उसके अंदर मैं बोलता हूँ कि भाई वाइंड अप होगा ना तो मैं आपको इतने पैसे दूंगा, ठीक है। एक होती है सब्सक्रिप्शन क्लॉज, जिसमें मैं बोलता हूँ कि मैंने इतने शेयर सब्सक्राइब किए, ठीक है, तो लॉ कहता है आपने जितने के शेयर सब्सक्राइब किए उतने पैसे देने, ठीक है। अब कहता है इसमें लाइबिलिटी कितनी होगी, शेयर के केस में उतनी होगी जितने मेरे रिमेनिंग है, ठीक है। अब वो अमाउंट कितनी भी हो सकती है, वो वाली भी ऊपर सकती है, वो उससे नीचे भी हो सकती है, दोनों बराबर भी हो सकती है, इससे कोई लिंक नहीं है, ठीक है। आप कह रहे हो ना पेड या अनपेड की अमाउंट से गारंटी कम या ज्यादा हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है जी। क्लियर है हम लोग? हसनैन रोजा लग रहा है? सही है भाई, ये भी हैविंग शेयर कैपिटल और नॉट हैविंग शेयर कैपिटल दोनों हो सकते हैं। अच्छा भाई, हमने टाइप्स बाय स्टेटस देख लिया, अकॉर्डिंग टू मेंबर्स लायबिलिटी देख लिया। आज की क्लास का आखिरी एजेंडा है अदर्स टाइप, ठीक है, वो खत्म कर लेंगे, कुछ सवाल हैं और फिर हम क्लास ऑफ कर लेंगे। सही है जी। अदर टाइप्स भाई आपकी बुक में नहीं है, बुक के अंदर इस टॉपिक में जो रिमेनिंग डेफिनेशन है मैंने अदर्स में डाली हुई है। सबसे पहले एक फॉरेन कंपनी की एक हिंट हम बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर देख चुके थे, सही है, विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान, ठीक है। तो फॉरेन कंपनी कौन सी कंपनी होती है भाई, फॉरेन कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान, के पाकिस्तान से बाहर बनी हो और दो में से कोई एक काम करती हो। कौन से काम भाई? which has a place of business or a license office in Pakistan, whether by itself or through an agent physically or through electronic mode। सही है। कहता है कि भाई फॉरेन कंपनी वो कंपनी है, एक तो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान है, बाहर बनी हो, ठीक है, और उसका लाइसेंस या कनेक्टिंग ऑफिस हो। लाइसेंस ऑफिस क्या होता है, जो दो मुल्कों को आपस में कनेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। जैसे अगर एमिरेट्स की मिसाल उस दिन हमने ली थी, तो अगर हम वही कंटिन्यू करें तो एमिरेट्स का जो ऑफिस है, ठीक है, वो हमें यहाँ से यूएई से कनेक्ट कर रहा होता है, ठीक है, तो एक लाइसेंस ऑफिस है और इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान है, तो क्या वो फॉरेन कंपनी बन गया, ठीक है, तो क्या वो फॉरेन कंपनी बन गया, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी खुद डायरेक्टली अपना ऑफिस खोले, ठीक है, या फिर किसी एजेंट के थ्रू खुलवा ले। सही है, जैसे मैं अगर एजेंट बन के किसी कंपनी की कोई ब्रांच यहाँ लेके आना चाहूँ तो मैं लेके आ सकता हूँ, ठीक है जी, लेके आ सकता हूँ। अब मेरा फिजिकली स्टोर भी हो सकता है या ऑनलाइन भी हो सकता हूँ मैं, तब भी मैं क्या हो जाऊंगा, वो फॉरेन कंपनी बन जाऊंगा, ठीक है। और दूसरी कंडीशन लॉ कहता है कि कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन पाकिस्तान। सही है जी, तो बीच में इन दोनों के और है, यहाँ अगर ये भी हो गई ये भी हो गई तो वो क्या हो जाएगी, फॉरेन कंपनी बन जाएगी। सही है जी, फॉरेन कंपनी सिंपल सी डेफिनेशन है, ये हमारे पेपर में नहीं पूछी गई है अभी तक। आगे बढ़ जाए। यार फॉरेन कंपनी के शेयर्स अपनी रिस्पेक्टिव जो उसकी स्टॉक एक्सचेंज है उस पे होंगे, तुम यहाँ बैठ कर नैस्डैक पे तुम ट्रेड कर सकते हो, सही है, तो इंटरनेशनल जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उस पर तुम ट्रेड कर सकते हो, अपना अकाउंट बनाओ, फॉरेन अकाउंट बनेगा और ट्रेड करो, खरीदो दुनिया में कहीं भी बैठ के। सही है जी। ये हमारे लॉ के हिसाब से कह रहा है कि कंपनी लॉ के हिसाब से कंपनी फॉरेन कंपनी कब बनती है। सही है जी। अच्छा भाई, मेरे पास अगली कंपनी है पब्लिक सेक्टर कंपनी। अभी जो हमने एक पब्लिक कंपनी पढ़ा ना, वो एक अलग बात, जिसके अंदर हमने कहा कि वो है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। पब्लिक सेक्टर कंपनी इज अलग बात, ठीक है, दोनों आपस में मिक्स नहीं करना। पब्लिक सेक्टर कंपनी क्या होती है कि भाई जिसमें गवर्नमेंट का इंटरेस्ट होता है। सही है, पब्लिक सेक्टर मींस गवर्नमेंट, ठीक है। अगर गवर्नमेंट की पर्टिकुलर एक परसेंटेज है, उससे ज्यादा 51%, ठीक है, उससे ज्यादा किसी कंपनी में, किसी भी कंपनी में गवर्नमेंट ओन करती है ना, तो पब्लिक सेक्टर कंपनी बन जाती है। इसके अलावा भी कुछ कंडीशंस हैं, आए देखते हैं भाई। ये एक पेपर के हिसाब से इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि ट्रेंड ऐसा है कि वो 6-7 नंबर तक की कोई डेफिनेशन पूछ रहा है हर अटेम्प्ट में। सही है, लास्ट अटेम्प्ट में बॉडी कॉर्पोरेट आ गई, मुझे लग रहा है इस अटेम्प्ट में ये आ सकती है पब्लिक सेक्टर कंपनी की डेफिनेशन।
भाई ये है डेफिनेशन। आए अभी इसका ऑपरेशन करते हैं। सही है, आसान से डेफिनेशन है, डब्बा देख के परेशान नहीं हो, अभी 5 मिनट में याद हो जाएगी। सही है, मीन्स अ कंपनी। सही, मेरी शक्ल आ रही है, ये यहाँ से होगा। क्लियर है? अच्छा भाई, पब्लिक सेक्टर कंपनी मीन्स अ कंपनी वेदर पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक कंपनी कौन सी होती है, प्राइवेट कौन सी होती है, ये हम अभी देख के आ गए। कहता है पब्लिक सेक्टर कंपनी जो है वो पब्लिक कंपनी भी हो सकती है और प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है, विच इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, एक चीज कंट्रोल्ड, बेनिफिशियली ओन्ड और not less than 50% of the voting securities or the voting power of which are held by the government or any agency of the government or a statutory body। ठीक है, पहले यहां तक करते हैं। एक चीज के पब्लिक कंपनी भी हो सकती है, प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है, विच इज डायरेक्टली, इसको मैं बोल दूं पॉइंट नंबर 1। सही है, कंट्रोल्ड, या बेनिफिशियली ओन्ड को मैं कह दूं पॉइंट नंबर 2। सही है, पॉइंट नंबर 3 है नॉट लेस देन 51% ऑफ द वोटिंग सिक्योरिटीज या वोटिंग पावर जो है वो गवर्नमेंट ओन करती हो या फिर गवर्नमेंट की कोई एजेंसीज करती हो। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट के इदारे करते हो। सही है, तो तीसरी कंडीशन मेरी ये गवर्नमेंट वाली हो गई। सही, एक समझो उसके शेयर्स। ठीक है, वोटिंग सिक्योरिटीज या वोटिंग पावर्स आते किससे, जो मेरी सिक्योरिटीज होती हैं। अगर मैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल हूँ, मेरे वोटर्स को वोटिंग सिक्योरिटीज चाहिए तो मेरे शेयर्स खरीदेंगे। सही है, हाँ हाँ ऐसा ही है, डायरेक्टली भी रख सकती है, इनडायरेक्टली भी रख सकती है। यहाँ तो गवर्नमेंट खुद खरीद ले या गवर्नमेंट अपने इदारे के थ्रू, किसी थ्रू खरीद ले, किसी एजेंसी के थ्रू खरीद ले। हाँ, वोटिंग सिक्योरिटीज प्रोपोर्शनेट टू द शेयर्स होते हैं। ठीक है, जितने ज्यादा शेयर्स होंगी उतनी ज्यादा वोटिंग पावर्स होती हैं। तुम और मैं एक ही कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं। सही है, तुम्हारे पास 1 लाख के शेयर हैं, मेरे पास 2 लाख के शेयर हैं। हम मीटिंग में जाते हैं, अगर हम दोनों के पास सेम वोटिंग राइट है तो क्या फायदा, मैंने तुमसे डबल इन्वेस्टमेंट की हुई। सही है, कोई तो मतलब एडवांटेज होगा ना, जिसकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा उसके पास वोट ज्यादा। ठीक है, उसकी डिसीजन मेकिंग ज्यादा। सही है, तो पब्लिक सेक्टर कंपनी मीन्स अ कंपनी वेदर पब्लिक और प्राइवेट विच इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल करती हो, बेनिफिशियली ओन्ड करती हो। ठीक है, अब कंट्रोल बाय किसी लॉ भी कर सकती है। सही है, कंट्रोल बाय लॉ भी कर सकती है। बेनिफिशियली ओन करना है तो शेयर्स खरीदने पड़ेंगे। ठीक है, और नॉट लेस देन 51% ऑफ द वोटिंग सिक्योरिटीज एंड वोटिंग पावर्स जिसकी गवर्नमेंट के पास है या गवर्नमेंट की किसी एजेंसी या स्टैट्यूटरी बॉडी के पास है। सही है जी, यहां तक हजम कर ली हमने। आगे चलते हैं। और in respect of which the government or any agency of the government जिसके पास शेयर्स हैं, अगर गवर्नमेंट ने खुद रखे हैं या किसी एजेंसी ने किए हैं, जिसने भी लिए उनके पास क्या हो, पावर हो टू elect, nominate और अपॉइंट मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स। सही है जी, अब यहां तक इस एंड से पहले तक पढ़ेंगे। चौथा पॉइंट हमारे पास कौन सा वाला है कि अगर सिक्योरिटीज है हमारे पास, इन रिस्पेक्ट ऑफ देम हम क्या कर सकते हैं, हम मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स अपॉइंट नॉमिनेट कर सकते हैं। सही है जी, तो सर अगेन 4 चीजें। पहली चीज तो पब्लिक कंपनी भी हो सकती है, प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है, और उसमें क्या करते हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल हो, बेनिफिशियली ओन्ड हो, और नॉट लेस देन 51% ऑफ द वोटिंग पावर्स गवर्नमेंट के पास हो या उसकी किसी एजेंसी के पास हो। और उन पावर्स के तहत चौथी चीज, गवर्नमेंट या वो एजेंसी क्या कर सकती हो, मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकती हो उस कंपनी में, तो वो कंपनी क्या हो जाएगी, पब्लिक सेक्टर कंपनी हो जाएगी। फिर आगे कहता है एंड से आगे, एंड इंक्लूड्स अ पब्लिक सेक्टर एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट लाइसेंस बाय द कमीशन। सही है, ये हमारा चौथा टॉपिक है। इसके अंदर एनपीओ क्या होती है, सेक्शन 42 के तहत
कंपनीज एक्ट कहता है अगर आपको एनपीओ रजिस्टर करवानी है तो एक लाइसेंस ले लो, उसके कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है। तो ये कहता है इसके अंदर शामिल है एनपीओ भी, लेकिन कौन सी एनपीओ? पब्लिक सेक्टर एनपीओ, ठीक है। अब इसकी मैं वन लाइन डेफिनेशन बना दूं, सही है। हमने कहा पब्लिक सेक्टर कंपनी मीन्स अ कंपनी, ठीक है, मीन्स अ कंपनी। यार राइटिंग बहुत बुरी है मेरी, सही है। तो पब्लिक कंपनी भी हो सकती है, ठीक है, और प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है, एंड पब्लिक सेक्टर एनपीओ। अगर मैं एक लाइन की डेफिनेशन बोल दूं क्या सही है पब्लिक सेक्टर पूरी? अच्छा भाई, सर हमने कहा कि पब्लिक सेक्टर कंपनी की डेफिनेशन एक तो ये कि पब्लिक कंपनी भी हो सकती है, प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है, सही है। नंबर 1 पॉइंट था कि कंट्रोल करता हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, बेनिफिशियली ओन करती हो, या फिर वोटिंग परसेंट 51% से ज्यादा जो है गवर्नमेंट के पास हो या गवर्नमेंट की किसी एजेंसी के पास हो, सही है। और फिर चौथी चीज कि उन्हीं सिक्योरिटीज की पावर के तहत मेजॉरिटी डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद ये हमारी कंडीशन नहीं थी, ये अलग पॉइंट है कि एंड इंक्लूड्स पब्लिक सेक्टर एनपीओ। तो सर इन्हीं सारे पॉइंट्स के बाद मैंने कहा कि क्या ये मैं एक लाइन में लिख सकता हूँ पब्लिक सेक्टर कंपनी की डेफिनेशन ये बन जाएगी कि पब्लिक सेक्टर कंपनी मीन्स अ कंपनी वेदर पब्लिक और प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर एनपीओ, सही है। टेक्निकली देखूं ना, तो टेक्निकली देखूं तो ये एक लाइन की डेफिनेशन है कि पब्लिक सेक्टर कंपनी मीन्स अ पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी या पब्लिक सेक्टर एनपीओ। लेकिन इन दोनों को शामिल करने के लिए लॉ ने 4 कंडीशन डाल दी, सही है। कौन सी? यही वाली कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल करती हूँ। देखो पब्लिक सेक्टर एनपीओ है तो सीधी सीधी एनपीओ पब्लिक सेक्टर डेफिनेशन में आ जाएगी, सही है। अगर तो वो पब्लिक सेक्टर एनपीओ है तो सीधी सीधी पब्लिक सेक्टर डेफिनेशन में आ जाएगी। लेकिन अगर पब्लिक और प्राइवेट कंपनी है तो ये 4 चीजें होंगी तो आएंगी, ठीक है। बेनिफिशियली कंट्रोल हो या ओन करती हूँ, या 51% वोटिंग पावर्स हो गवर्नमेंट के पास या उसकी एजेंसी के पास, और क्या कर सकती हूँ मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकती हूँ, सही है। वैसे दिखने में मुश्किल लग रहा था लेकिन इसको तोड़ तोड़ के पढ़ोगे तो कोई मुश्किल चीज नहीं है, ठीक है। 5 नंबर की पेपर में आएगी ये। तो कोई और कंडीशन करती होगी, कंट्रोल करती होगी, बेनिफिशियली ओन करती होगी। ये देखो ना, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल बेनिफिशियली ओन, और सही है। ये दो एक साथ हो गई, इधर उसने और लगा दिया कि और नॉट लेस देन 51% ऑफ, सही है। अब अगर मेरे पास कंट्रोल है और मेरे पास 51% वोटिंग पावर्स नहीं है, ठीक है, तब भी मैं पब्लिक सेक्टर कंपनी बन जाऊंगा, सही है। मैं एक कंपनी हूं, मेरा एक अग्रीमेंट हुआ, सही है। मैं रिपीट कर देता हूँ, कहाँ से रिपीट करूँ, सही है। देखो मैं कह रहा हूं कि एक लाइन की डेफिनेशन बन सकती है, ठीक है। पब्लिक कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो, और पब्लिक सेक्टर एनपीओ हो। मैं कह रहा हूं कि अगर पब्लिक सेक्टर एनपीओ है तो सीधी सीधी पब्लिक सेक्टर कंपनी भी है, सही है। लेकिन अगर वो पब्लिक और प्राइवेट कंपनी है तो कुछ कंडीशंस है, अगर वो पूरी होंगी ना, एनपीओ की कंडीशन है, रिगार्डलेस ऑफ द कंडीशन है ये, ठीक है। पब्लिक सेक्टर एनपीओ है ना, देखो एनपीओ भी दो तरीके की होती है, एक सिंपल एनपीओ है मेरे पास जो किसी प्राइवेट लोगों ने खोली है, एक है पब्लिक सेक्टर एनपीओ के गवर्नमेंट की एनपीओ है, तो वो तो सीधी सीधी पब्लिक सेक्टर कंपनी बन गई, सही है। कंडीशंस हैं पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी के लिए, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी के लिए कौन सी कंडीशन है? एक है कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल करती हो या बेनिफिशियली ओन करती हो, ठीक है। कंट्रोल कैसे आ सकता है? कंट्रोल ऐसे भी आ सकता है कि भाई मेरा एक अग्रीमेंट हुआ कंपनी से, गवर्नमेंट का एक पॉलिसी है कि यहाँ कंपनी खोलोगे तो कंट्रोल गवर्नमेंट का होगा, अगर मिसाल दे रहा हूँ तो क्या हो गया, बगैर इन्वेस्टमेंट के गवर्नमेंट का कंट्रोल है, ठीक है। डायरेक्टली मतलब मैं खुद कर रहा हूँ या फिर मेरा किसी इदारे के थ्रू हो रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट के किसी इदारे के थ्रू हो रहा है, सही है जी। फिर दूसरी चीज, ये वाला केस नहीं है,
ये वाला केस नहीं है। दूसरी चीज मैंने क्या किया हुआ है, 51% से ज्यादा उसके अंदर शेयर्स लिए हुए हैं, OGDCL, सही है, PSO, ठीक है, वो क्या हो गई, इन्वेस्टमेंट के बाय वर्च्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट पब्लिक सेक्टर कंपनी बनी हुई है, ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बनी हुई है वो। फिर मेरे पास क्या है, और इन रिस्पेक्ट ऑफ विच मैं क्या कर सकता हूं, या तो मैं उधर मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स डाल सकता हूं, सही, अपॉइंट कर सकता हूं, तो मैं क्या हूं, उसकी पब्लिक हूं, मतलब पब्लिक सेक्टर कंपनी बन जाएगी। मैंने, हाँ नहीं कर सकती, लेकिन अगर कोई ऐसा अग्रीमेंट हुआ है, ठीक है, कंट्रोल दे रहे हैं हम उनको, जब हम कंट्रोल दे रहे हैं तो फिर कंट्रोल में तो हर चीज आ जाती है, ठीक है, तो बाय वर्च्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट भी आ सकता है, या फिर थ्रू अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट भी आ सकता है, सही है। फिर से मैं रिपीट कर दूं, सिर्फ एक लाइन की डेफिनेशन है, समझो, ये जो कंडीशन है ना सिर्फ इसके साथ लगानी है, इसलिए तुम देखो यहां से इसने एंड किया है, एंड इंक्लूड्स, सही है, तो ये एंड टेक्निकली इसके बाद है, सही है, ये कंडीशन इन दोनों के साथ है, फिर एंड आ रहा है, सही है, तो दैट मीन्स जो पब्लिक सेक्टर कंपनी, पब्लिक सेक्टर एनपीओ है, वो सीधी सीधी पब्लिक सेक्टर कंपनी है, लेकिन जो एक पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी है, वो पब्लिक सेक्टर कंपनी बन सकती हैं जब इनमें से कंडीशंस पूरी हो जाए, सही है, यहां तक हमने हजम कर ली है डेफिनेशन, सही है। अब आखिरी पैराग्राफ पे आते हैं, प्रोवाइडेड दैट नॉमिनेशन, ये पॉइंट नंबर 4 से रिलेट करता है, ठीक है, कि मैं मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता हूं, ये उससे रिलेट करता है पॉइंट, ये बाकी डेफिनेशन से लिंक नहीं करना। प्रोवाइडेड दैट नॉमिनेशन ऑफ डायरेक्टर्स बाय द कमीशन, कमीशन मींस एससीसीपी जो गवर्निंग बॉडी है, कंपनीज को रेगुलेट कर रही होती है, provided that nomination of a directors by the commission on the board of securities exchange or any other entity or operation of any law shall not make it a public sector company, सही है। अब ये कहना चाह रहा है कि भाई कमीशन है ना, एससीसीपी, उसके वो एक गवर्निंग बॉडी है, ठीक है, वो क्या करती है, सारी कंपनीज को रेगुलेट करती है, कह रहा है कि लेकिन उसके पास पावर्स हैं कि वो कुछ इदारों के डायरेक्टर्स कमीशन लगाता है, जैसे कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज, सिक्योरिटी एक्सचेंज क्या होता है, जहाँ शेयर ट्रेड होते हैं, ठीक है, कुछ इदारों के डायरेक्टर्स कमीशन लगाता है, क्यों लगाता है, उसको लॉ ने बोला हुआ, लॉ की कंप्लायंस कर रहा है, तो ये कह रहा है कि अगर ऐसा है कि लॉ की कंप्लायंस करने के लिए एससीसीपी कहीं पर डायरेक्टर्स लगा रहा है, ठीक है, तो तुम उसको इस डेफिनेशन के अंदर नहीं ले आना, उसको पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं बनाना, सही है, कि क्यों, क्योंकि ये तो वो लॉ की कंप्लायंस कर रहा है, वो सिक्योरिटीज होने की वजह से वोटिंग पावर्स इस्तेमाल करते हुए डायरेक्टर्स को अपॉइंट नहीं कर रहा, वो लॉ की कंप्लायंस करने के लिए सिर्फ उन पर्टिकुलर इदारों में डायरेक्टर्स लगा रहा है, दैट डजंट मीन कि तुम उसको इस डेफिनेशन की वजह से पब्लिक सेक्टर कंपनी बना दो, तो टेक्निकली ये एक एक्सेप्शन है पॉइंट नंबर 4 की, सही है, पॉइंट नंबर 4 की। दोबारा डेफिनेशन रिपीट करते हैं, सही है, आराम से, पब्लिक सेक्टर कंपनी मींस, अब कंपनी प्राइवेट भी हो सकती है, पब्लिक भी हो सकती है, ठीक है, क्या करती हो भाई, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल या बेनिफिशियली ओन हो, ठीक है, या फिर 51% से ज्यादा वोटिंग सिक्योरिटीज क्या हो, सही है, कि क्या हो, हमारी गवर्नमेंट के पास हो या गवर्नमेंट की किसी एजेंसी के पास हो, और उन वोटिंग पावर्स की वजह से वो वहां पे क्या कर सकते हो, डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हो, मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स, सही है। लेकिन फिर से वो कहता है कि ये डायरेक्टर्स जो लगा रहे हो, अगर कमीशन कहीं, अगर कमीशन कहीं बाय रूल्स लॉ की कंप्लायंस के लिए कहीं डायरेक्टर्स लगा रहा है, तो पब्लिक सेक्टर कंपनी में नहीं डाल देना, वो एक अलग बात है, ठीक है। और फिर वो कहता है इसके अंदर इंक्लूड कर दो पब्लिक सेक्टर एनपीओ, सही है भाई। हाँ देखो, कंट्रोल है कि मेरे पास उसका जो है एग्रीमेंट हुआ, डायरेक्ट कंट्रोल दिया मैंने, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कंपनी कोई चला और रहा हो, बेनिफिट किसी और का हो रहा हो, बीच में अगर तुमने देखा हो कि कुछ हमारे पास पॉलिटिक्स में केसेस निकल के आए थे कि भाई फला बंदा बेनिफिशियल ओनर है इस कंपनी का, सही है, ऑल्दो उसका डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं था, सही है, कंपनी उनके वालिद साहब की थी, उनके भाइयों की थी, लेकिन बेनिफिशियल जो
फायदा उसका जा रहा था, उसमें हमने किसी और को नॉमिनेट किया हुआ था, सही है, उसका जो फायदा था वो किसी और के पास जा रहा था, तो वो कौन बन गई थी, बेनिफिशियल ओनर बन गई थी, ठीक है। ऑल्दो वो डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर रही थी लेकिन बेनिफिशियल ओनर थी, सही है, बात समझ आ रही है। बेनिफिशियल ओनर के लिए ये लाजमी नहीं कि मैं ही इन्वॉल्व हूँ उस कंपनी में, मेरी इन्वेस्टमेंट हो, किसी की भी हो, वो बेनिफिशियल ओनरशिप में मेरा नाम डाल दे, उसका फायदा मुझे हो रहा है तो मैं बेनिफिशियल ओनर बन जाऊंगा, सही है भाई। आए सर इसको थोड़ा सा और समराइज करते हैं। पब्लिक सेक्टर कंपनी, सही है, मीन्स अ कंपनी, पब्लिक भी हो सकती है प्राइवेट भी हो सकती है भाई, एंड इंक्लूड्स पब्लिक सेक्टर एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। तो टेक्निकली ये तीन चीजें फॉल करती हैं इसके अंदर, एक, दो और तीन, ठीक है। लेकिन ये दो चीजों के लिए उसने कहा कि भाई पहले कुछ कंडीशंस मीट करके आओ, कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल हो, बेनिफिशियल ओन हो, और नॉट लेस देन 51% वोटिंग पावर्स। नॉट लेस देन 51 का मतलब क्या है, 51% या 51% से ज्यादा, सही है, लेकिन कम से कम 51% होने चाहिए, सही है। बाय गवर्नमेंट, एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट, स्टैट्यूटरी बॉडी, और इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द गवर्नमेंट एजेंसी बॉडी, ये सारी चीजें क्या कर सकती हैं, इलेक्ट नॉमिनेट कर सकती हैं मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स। लेकिन इस नॉमिनेशन के लिए एक्सेप्शन क्या है कि SECP जो है सिक्योरिटीज एक्सचेंज या अदर एंटिटी ऑपरेशन बाय ऑपरेशन ऑफ जो है लॉ जो है वो कहीं अपॉइंट कर रहा है, तो वो इस कंडीशन के अंदर फॉल नहीं करेंगे, सही है भाई, पूछो। तो देखो वो दूसरी वाली कंडीशन से पब्लिक सेक्टर बन रहा है, ये वाली सिर्फ इसलिए है कि अगर कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी, सिर्फ इस कंडीशन की वजह से तुम पब्लिक सेक्टर कंपनी बना रहे हो, नॉमिनेशन की वजह से, सिर्फ इस कंडीशन, बाकी कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ तुम मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करने की वजह से उसको पब्लिक सेक्टर कंपनी बना रहे हो, सही है, तब ये चीज खाते में आएगी कि वो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ कर रही है या फिर किसी और वजह से कर रही है, ठीक है। तो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ अगर कमीशन कर रहा होगा तब वो पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं होगी। बात क्लियर है भाई, 5 नंबर की आ सकती है पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब से नई स्कीम आई है इसके ऊपर अभी तक उसने कुछ टेस्ट नहीं किया है भाई। यहाँ तक हम क्लियर हैं, किसी का कोई सवाल, परेशानी, मसला, पंचायत, पसूड़ी, सही हो, पंगा, क्लियर है भाई। अच्छा भाई, अब हम आ जाते हैं होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन पे आ जाते हैं। होल्डिंग कंपनी कौन होती है, पढ़ा होगा बचपन में तुम लोगों ने, पेरेंट कंपनी होती है, बिल्कुल। पेरेंट कंपनी कौन होती है, कितने शेयर्स, 50% से ज्यादा, 50 और मोर नहीं, इस केस के अंदर 50 से ज्यादा, ठीक है, 50 की जो रेखा है वो क्रॉस होनी चाहिए, सही है भाई। होल्डिंग कंपनी वो होती है, मींस अ कंपनी विच इज, अब लॉ की डेफिनेशन देखो, कह रहे अ कंपनी विच इज एन अदर्स कंपनीज होल्डिंग कंपनी, if but only if that other company is a subsidiary company। तो टेक्निकली इसने क्या किया, इसने कोई चीज समझाई नहीं कि होल्डिंग कंपनी बनती कब है, 50 से ज्यादा है या फला, उसने कहा कि भाई सामने वाली कंपनी अगर मेरी सब्सिडरी कंपनी है तो मैं उसकी होल्डिंग कंपनी हूँ, लॉ ने ये बताया। तो वो कहना चाह रहा है कि जिस तरह मैंने तुम्हें पब्लिक कंपनी में बोला था कि वो प्राइवेट कंपनी नहीं है तो पब्लिक है, दैट मीन्स कि तुम प्राइवेट पढ़ के आओगे तो पब्लिक समझ आ जाएगी। तो यहाँ कह रहा है कि जब तुम सब्सिडरी पढ़ोगे तो तुम्हें होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन समझ आ जाएगी। एहसान शम्सी अभी परसेंटेज पे आ रहे हैं, सब्सिडरी के अंदर बताइए वो इसमें कहता है सब्सिडरी कंपनी और सब्सिडरी इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी, दैट इज टू से होल्डिंग कंपनी, मतलब होल्डिंग कंपनी क्या हो, मीन्स अ कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी, अब सब्सिडरी वो है जिसके अंदर होल्डिंग कंपनी क्या करती हो, कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड, कि मेरे पास बोर्ड की कंपोजिशन का कंट्रोल हो, ठीक है, मतलब पावर टू रिमूव मेजोरिटी और ऑल ऑफ द डायरेक्टर्स। कंट्रोल कब आता है, जब मेरे पास
पावर होगी रिमूव करने के मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स या अपॉइंट करने के, सही है। अब देखो ये कंट्रोल अगेन एक शेयर एग्रीमेंट के थ्रू भी आ सकता है। FAR 2 पढ़ा है तुम लोगों ने, पढ़ रहे हो ना। FAR 2 में जब तुम कंसोलिडेशन पे आओगे, पेरेंट कंपनी कंसोल कर रही होगी ना, तो कुछ कुछ सवालों में तुम देखोगे कि वो लिखा होगा कि भाई एक शेयर एग्रीमेंट हुआ हुआ है इस कंपनी में इस कंपनी से, तो तुम खुद ही समझ जाओगे भाई ये इसकी पेरेंट कंपनी है। क्यों? क्योंकि वो इस वाले पॉइंट में फॉल कर जाएगी, कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड, सही है। फिर दूसरी चीज मेरे पास भाई शेयर एग्रीमेंट मतलब एक शेयर होल्डर के साथ मेरा एग्रीमेंट होता है, उसमें हम बोल सकते हैं, कोई कंपनी कर सकती है कि भाई ऑल्दो आपके पास हमारे 50% से ज्यादा शेयर्स नहीं है, लेकिन हम आपको कंट्रोल देते हैं कि आप हमारी बोर्ड की कंपोजिशन को कंट्रोल करो, ठीक है। तब भी मैं उसकी पेरेंट कंपनी बन गया, सही है, तब भी मैं उसकी पेरेंट कंपनी बन गया, ऑल्दो मेरे पास 50% से ज्यादा शेयर्स नहीं थे, लेकिन इस पॉइंट के तहत मैं उसकी पेरेंट कंपनी बन गया, सही है जी। किसी ने कुछ कहा? हाँ, ये है मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर एग्जांपल है कि अगर 7 डायरेक्टर हैं तो मेजोरिटी कितने होंगे? 4 होंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट, एक्सरसाइजेस और कंट्रोल्स मोर देन 1/2 ऑफ इट्स वोटिंग सिक्योरिटीज ईदर बाय इटसेल्फ और थ्रू और टुगेदर विद वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरी कंपनीज, सही है। अब इसने क्या कहा? मोर देन 1/2। मोर देन 1/2 का मतलब क्या होता है? 50%, ठीक है। 50% से ज्यादा होगा, सही है। क्या होगे? वोटिंग सिक्योरिटीज हैं, इधर मैं खुद डायरेक्टली कर रहा हूँ, ठीक है। मैं एक कंपनी हूँ, इसकी एक कंपनी है, मेरी कंपनी ने इसकी कंपनी में डायरेक्टली 50% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है, ठीक है, तो मैं इसकी पेरेंट कंपनी बन गया, ठीक है। एक ऐसा भी हो सकता है कि मैं डायरेक्टली नहीं कर रहा हूँ, मैंने एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट की, उस कंपनी ने दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की, उसने उसमें इन्वेस्टमेंट की, अगर वो उसकी सब्सिडरी है, चेन पूरी चल सकती है, ठीक है। कह रहा है कि थ्रू इटसेल्फ और टुगेदर विद वन और मोर ऑफ इट सब्सिडरीज। लास्ट टाइम के पास पेपर में एक बहुत ही जबरदस्त सवाल आया इस डेफिनेशन पे, 8 नंबर का सवाल आया। डेफिनेशन नहीं पूछी उसने, उसने एक सिंपल सा डब्बा बना के दे दिया, 4-5 कंपनीज, बोल रहा है इनके रिलेशंस बता दो, ठीक है, रिलेशंस बता दो। अब वो थी सब्सिडरी कंपनी, सही है, एक पेरेंट थी एक सब्सिडरी थी, लेकिन उसको प्रूव करना ना एक चैलेंज था, क्योंकि उसने इतनी बड़ी चेन बनाई थी ना इस पॉइंट की मदद से, कि ये जो पॉइंट है ना, एक्सरसाइज और कंट्रोल मोर देन 1/2 ऑफ द वोटिंग सिक्योरिटीज ईदर बाय इटसेल्फ और टुगेदर विद वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरीज, सही है जी। कैसे भाई? ए ने बी में 60% इन्वेस्ट किया हुआ है, सही है। अब बी ने सी में 70% इन्वेस्ट किया हुआ है। क्या ए पेरेंट कंपनी है बी की? हाँ। और बी पेरेंट कंपनी है सी की, तो वो अल्टीमेट पेरेंट है, सही है। अब जो सी है ना, सी सब्सिडरी हो गई बी की भी और सी सब्सिडरी हो गई ए की भी, समझ आ रही है। तो अगर कंसोलिडेशन होगी तो एक कंसोलिडेशन बी करेगा जिसमें बी सी के साथ कंसोल करेगा, एक कंसोलिडेशन ए करेगा जिसमें ए बी और सी के साथ कंसोल करेगा, ठीक है। तो 2 कंसोलिडेशन होंगी। मेरे पास एक पेरेंट कंपनी है ए बी की, बी पेरेंट कंपनी है सी की, तो एक जो लाइन हमने पढ़ी ना कि बाय इटसेल्फ और थ्रू टुगेदर विद वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरीज, अभी एक छोटी सी चेन है, पेपर में उसने बहुत ही एक टेक्निकल सी चेन बनाई, सही है। उसने कहा कि भाई अभी वो सवाल भी हम करेंगे आज की क्लास में, एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा सवाल है। यहां तक किसी को कोई मसला? प्रोवाइडेड दैट, अच्छा भाई अब इस क्लासेस की बात कर रहा है, सच क्लास और क्लासेस ऑफ होल्डिंग कंपनीज shall not have layers or subsidiaries beyond such numbers as may be notified। ये एक टेक्निकल से उसने बात की है, उसने कहा कि जो मैं लेयर्स की बात कर रहा हूँ कि बी सी में है सी डी में है, बोल रहा है ये आखिर कितनी लंबी चेन चलेगी, कहीं तो उसको लिमिट करना पड़ेगा ना, सही है। तो बोल रहा है कि प्रोवाइडेड दैट सच क्लास ऑफ कंपनी shall not have layers as may be notified, कि जितना तुम्हारी टाइप ऑफ कंपनी में तुम्हें नोटिफाई कर दिया जाए तुम वहां रुक जाना, सही है। एज सच कोई नंबर इसने नहीं बताया है,
हर किसी का अपना नंबर हो सकता है, ठीक है। डेफिनेशन का पार्ट उसने बना दिया है, क्योंकि अगर फ्यूचर में उसको कुछ ऐसी चीजें करनी होती हैं तो ऐसी चीजें वो डालता है डेफिनेशन में, ताकि कोई अमेंडमेंट ना करनी पड़े, उसी के अंदर रहते हुए कोई नोटिफिकेशन दे दिया जाए, नोटिफाई। सही है, मतलब ये बताने के लिए ना उसको दोबारा लॉ चेंज नहीं करना पड़ेगा। सिंपल एससीसीपी क्या करेगा, एक नोटिस जारी कर देगा कंपनी से, सही है, बगैर कोई लॉ को अमेंड किया हुआ। आर्टिकल्स के अंदर ये चीज नहीं लिखी होगी, आर्टिकल्स होते हैं बाय लॉस, कि कंपनी की मीटिंग कैसे होगी, कंपनी के जो है मेंबर्स जो है उनके पास वोटिंग पावर्स कैसी होगी, वो एक्सरसाइज कैसे करेंगे, तौर तरीके लिखे होते हैं उसके अंदर, ठीक है। बेसिकली नहीं, देखो डिसाइड वहां नहीं होगा, एक मेमोरेंडम जो होता है ना उसमें मेरा होता है कि मेरी सब्सक्रिप्शन क्लॉज क्या है। अब ये जो है ना, ये मेरे आर्टिकल्स और मेमोरेंडम में नहीं आ रहा कि मैं किसकी होल्डिंग कंपनी हूँ, किसकी पेरेंट कंपनी हूँ। जो मेरी पेरेंट कंपनी होगी ना वो कंसोल करेगी, वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताएगी। जो उसकी पेरेंट कंपनी होगी वो अल्टीमेट पेरेंट होगी, वो भी कंसोल करेगी और वो सारी पॉलिसीज बताएगी कि मेरी ये सब्सिडरी कंपनी है ये, ठीक है। इसका मेमोरेंडम या आर्टिकल से ताल्लुक नहीं है। सही है भाई, समझ आ रही है बात। अच्छा भाई, एक चीज रह गई, जो कंपनी जहां जहां यूज हो रहा है ना, तो वो कह रहे हैं वहां वहां बॉडी कॉर्पोरेट भी आ सकता है, ठीक है। मतलब फॉरेन कंपनी भी हो सकती है, फॉरेन सब्सिडरीज भी होती हैं। सही है, FAR 2 में ऑल्दो आपके फॉरेन सब्सिडरीज नहीं होंगी कोर्स में, FFR में होंगी। लेकिन ये है कि कह रहे हैं जहां जहां कंपनी की बात हो रही है ना वहां वहां बॉडी कॉर्पोरेट भी कर दो, कि अगर एक बॉडी कॉर्पोरेट दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट में 50% से ज्यादा इन्वेस्ट करती है तो उसकी पेरेंट कंपनी हो जाएगी। सही है, क्लियर है भाई। एक आखिरी कॉन्सेप्ट रह गया, होली ओन्ड सब्सिडरी। नाम से जाहिर है कि होली ओन्ड सब्सिडरी कब होगी, जब कोई पेरेंट कंपनी, जब कोई होल्डिंग कंपनी 100% शेयर्स ओन करती है, सही है, तो वो होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी बन जाएगी, सामने वाली कंपनी, ठीक है। A company shall be deemed to be wholly owned subsidiary of another company or the statutory body if all its shares are owned by that other company or the statutory body। सही है भाई, यहां तक किसी का कोई सवाल? भाई एक पास पेपर का सवाल है स्प्रिंग 15, सही है, वो जो मुश्किल वाला है मुझे नहीं लगता हम आज कर सकेंगे, वो टाइम टेकेंगे, सही है। लेकिन ये पहले कैसे आता था, सादा खुशबू सवाल है एक लाइन का। अंडर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017 list the circumstances under which Macum Limited may be deemed to be the subsidiary of Hakim Limited। अभी कोई अगर ये सोच रहा है सर आपने तो कहा था 2018 के बाद जो पास पेपर होंगे वो तो 1984 ऑर्डिनेंस के होंगे, तो यहाँ कंपनीज एक्ट क्यों लिखा हुआ है, कि मैंने खुद लिखा है चेंज करके, सही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है भाई, इसने एक सिनेरियो दे दिया, इसने कहा कि भाई लेस द सर्कमस्टांसेस, एक मैकूम लिमिटेड है, मे बी डीम टू बी द सब्सिडरी ऑफ हाकिम। कह रहा है हाकिम जो है मैकूम की पेरेंट कंपनी कब होगा, या मैकूम सब्सिडरी कब होगी हाकिम की, वो लिख दो, सही है। तो वहां पे कंपनी था ना, सिंपल से क्या करना है, हम लिखेंगे इफ द हाकिम लिमिटेड कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड वाला पॉइंट, ठीक है, कि मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हैं। और दूसरा कि एक्सरसाइजेस, सही है, more than one half of the voting securities in Macum Limited, provided that वो layers वाली लाइन लिख दी, ठीक है। आपके पूरे 3 नंबर, सही है जी, आसान सा था ये, इसके अंदर कोई मुश्किल नहीं था। अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, ठीक है, वही वाली डेफिनेशन इसने लिख दी है। एग्जामिनर कमेंट पढ़ते हैं भाई इसका। द परफॉर्मेंस इन दिस पार्ट वाज सेटिस्फैक्टरी, बहुत कम एग्जामिनर खुश दिखाई देता है हमें, आज वो मुतमईन है। However, majority of the candidates fail to specify that in order for a company to be subsidiary of another company, that other company should hold more than 50%। वही वाला जो ब्लेंडर किया है, उसने क्या किया, 50% लिख दिया, 50% और मोर बोल रहा है, ये नहीं, मोर देन 50%, कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है इससे, एक छोटे से ब्लेंडर की वजह से इजी मार्क्स लूज हो सकते हैं, सही है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट चेंज कर रहा है कि 50% और मोर देन 50%। तो बहुत सारे बच्चों ने ये गलती की थी, ठीक है जी। सर अब हमारा लास्ट अटेम्प्ट का सवाल है आपके, सिर्फ ये सवाल देख लें, 8 नंबर का सवाल
और 2 नंबर का ये 10 नंबर का सवाल था टेक्निकली। कंपनी लॉ का सवाल है। मैं आपको बता रहा हूँ पिछले 3 अटेम्प्ट से उसने पेपर ऐसा कर दिया है कि आपको कैलकुलेटर भी लेके जाना पड़ जाएगा पेपर में, ठीक है, कंपनी लॉ के पेपर में। चलिए जी, एक हिंट दे देता हूं मैं, सही है, हिंट दे देता हूँ। इसके अंदर है कि हमने एक लाइन पढ़ी ना कि थ्रू वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरीज, इसके अंदर वो वाली बात लग रही है। कह रहे हैं मस्क मेलन कंपनी है, मुस्कान लिमिटेड नहीं है। Musk Investment Limited's research manager has provided you the breakup of shareholding of the company. सही है। अब इसने क्या किया, एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, इन्वेस्टमेंट कंपनी के शेयर होल्डिंग का ब्रेकअप दे दिया है कि एएल है, बीपीएल है, सीपीएल है, डीएल है, ईएल है, ठीक है। और ये इनके शेयर होल्डर्स हैं, ये कंपनीज है, ये कंपनीज के शेयर होल्डर हैं, ये इन कंपनीज का टोटल शेयर कैपिटल है, और ये कितना होल्ड कर रहे हैं, ये वो ब्रेकअप है, ठीक है। अब कहता है यूजिंग द इंफॉर्मेशन अबव अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 प्रिपेयर अ समरी टू डिटरमिन द रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन द फॉलोइंग। सही है, डीएल एंड बीपीएल, कह रहा है डीएल और बीपीएल का क्या संबंध है वो बता दो। सही है, लेकिन एक चीज इग्नोर कर देना, इग्नोर द रिलेशनशिप ऑफ एसोसिएटेड कंपनीज। ये मैं समझाता हूँ क्या होता है भाई। जिस तरह हमने होल्डिंग और सब्सिडरी पढ़ा ना, इसी तरह एक एसोसिएटेड कंपनी का कॉन्सेप्ट भी है जो आगे चल के लॉ में आता है, ठीक है। तो इसको अभी आप इग्नोर करो, और वैसे भी एग्जामिनर ने बोला है कि उस रिलेशन को इग्नोर करो, तो आपने पढ़ा नहीं है वो, और वैसे भी रेलेवेंट नहीं है, ठीक है। डीएल और बीपीएल के अंदर कौन सा रिलेशन एग्जिस्ट करता है वो बता दो, सीपीएल एंड एएल में कौन सा रिलेशन एग्जिस्ट करता है वो बता दो। सही है, होल्डिंग और सब्सिडरी का एग्जिस्ट करता है, मैं बता रहा हूँ खुद, तब भी बोल रहा हूँ निकाल के दिखाओ। सोचो सोचो। देखो फोकस पहले वाले में ना सिर्फ इन दो पे रखो, डीएल और बीएल पे, बीपीएल पे। सही है, अब मेरे पास ये डीएल है, इसके 4 लाख शेयर्स हैं, तो इसका बीपीएल के साथ क्या कॉन्सेप्ट है भाई, बीपीएल तो उसमें अंदर कुछ हेल्ड ही नहीं कर रहा। अब मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ, मैं बीपीएल पे आता हूँ, ये बीपीएल है, बीपीएल में डीएल कर रहा है होल्ड, 3,800 कर रहा है 20,000 में से, तो कितने परसेंट बनेगा ये, 19%, 19% बनेगा ना। सही है, दिमाग नहीं चला है, सवाल देखा था, याद है इसलिए, ठीक है। 3,800 20,000 में से 19% बन जाएगा, ठीक है भाई। अब सर ये हुआ तो नहीं, 50 क्रॉस तो नहीं हुआ ये, अब क्या करें। हाँ भाई, 50 क्रॉस तो नहीं हुआ। अब मैं ये देखूं, अब मैं ये देखूं कि डीएल और किस किस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है। सही है, अब मैं ये देखूं डीएल और किस किस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है। डीएल कर रहा है एएल में, 35% एएल में किया हुआ है, भाई ये इसकी सब्सिडरी एएल भी नहीं बनी। और एक किया हुआ है ईएल में 30,000 50,000 में से, तो ईएल क्या हो गई, डीएल की सब्सिडरी हो गई। अब मैं देखूं ईएल कहीं इसमें इन्वेस्ट तो नहीं कर रहा, ईएल कहीं जाके बीपीएल में इन्वेस्ट तो नहीं कर रहा। सर बीपीएल में ये कर रहा है 4,000, 20,000 में से कितने परसेंट बनेगा, 20% बन रहा है, ऐसा ही है। ये तो अभी भी नहीं बन रहा, क्या करें। हाँ भाई, भाई हम क्लास को यहीं ऑफ कर रहे हैं, ये सवाल मैं चिपका रहा हूँ, ठीक है। कल आके ये इसलिए यहाँ ऑफ करो, सोचो इसके ऊपर, अच्छा सवाल है, सही है। कल इसको हम यहीं से शुरू कर देंगे, कल नहीं है परसों है हमारी क्लास, ठीक है। और ये शेयर होल्डर ये कंपनी नहीं करती है।